जैसा आप सभी को मालूम है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज के अंदर जो ट्रीटमेंट के बारे में हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, खासतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस के, घुटनों के संधिवात के, उसके लिए स्टेज 1 का जो ट्रीटमेंट है इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अब इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे स्टेज 2, स्टेज 3 की, और स्टेज 4 में तो आपको मालूम ही है, ऑब्वियसली सर्जरी ही करानी पड़ती है, वही आपको रिलीफ दे सकता है। तो खास तौर से स्टेज 2 और 3 में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और वो कौन से तरीके हैं कि आप सर्जरी तक पहुंचने से बचें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं मेरे आर्थराइटिस के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने इलाज को सीरियसली लें। मरीज करता क्या है? अपोजिट। अगर किसी पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा? अपने हार्ट के ट्रीटमेंट की दवाइयां रेगुलर लेगा, रात को गोली खा के सोएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह में उठ ही ना पाए। वहीं पर आर्थराइटिस का मरीज क्या गलती करता है? अगर मैंने दर्द की गोलियां या बाकी जो मेरी टैबलेट्स वगैरह दी हुई है आर्थराइटिस की, कार्टिलेज के रिपेयर, रिजुविनेशन की, वो नहीं ली तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रात में दर्द होगा तो उठ के गोली खा लूंगा। तो वो इरेगुलरिटी रखता है अपने ट्रीटमेंट के अंदर, और जब वो इरेगुलरिटी रखता है तो यही आपको तकलीफ देता है स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने के लिए, स्टेज 2 से स्टेज 3 तक पहुंचने के लिए। और फिर जब स्टेज 3 पे आप पहुंचते हैं तो फिर डॉक्टर आपको मेंटली प्रिपेयर करने लगते हैं कि भाई साहब अब तो आप सर्जरी करा ही लो। मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जो स्टेज 2 के लेटर स्टेज में है, स्टेज 3 के अंदर अर्ली स्टेज में, और लेटर स्टेज में तो स्थितियां होने ही लगती हैं। तो पेशेंट्स को डॉक्टर्स बोलने लगते हैं कि अब आप सर्जरी की तैयारी करिए, तो वो उसको मरीज को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अभी 2 दिन पहले कंसल्टेशन के टाइम पर मरीज ने खुद मेरे को बोला कि अभी तो ठीक है, आप दर्द को किसी तरह मैनेज करिए, अगले साल हम आपका नी रिप्लेसमेंट कर देंगे। मतलब वो मरीज को मेंटली प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको अपने सभी प्रोटोकॉल्स को सीरियसली फॉलो करना है, क्योंकि आर्थराइटिस जीवन भर की तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि आपने मलेरिया या फिर टाइफाइड के जैसे कुछ दिन दवाई खाई और ये क्योर हो गई। ये क्योरेबल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। तो इसका ट्रीटमेंट आगे भी चलेगा, भले मेंटेनेंस डोज में चले, परंतु चलेगा जरूर। तो हार्ट का मरीज तो इस बात को समझ लेता है, आर्थराइटिस का मरीज नहीं समझता तो आगे भुगतान करना पड़ता है, उसकी मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है या फिर सर्जरी करानी पड़ती है। अब सर्जरी कराने के मैं अपोज में नहीं हूं। अगर आपकी मोबिलिटी इंपैक्ट हो रही है तो आपको सर्जरी कराना चाहिए, परंतु कुछ लोगों को जो एक्सटर्नल, जो फॉरेन बॉडी है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है इम्प्लांट, वो माफिक नहीं बैठता, तो सर्जरी के बाद भी 20-30% पेशेंट्स के अंदर वो राहत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो मरीज का फिर डायलॉग आता है, इससे तो मेरे ओरिजिनल जोड़ ही अच्छे थे। तो कई लोग इस डर से 60-70% तक सर्जरी नहीं कराते। वो ये बोलते हैं कि भाई जब तक चलेंगे हम इन्हीं को चलाएंगे, और उससे होता क्या है? मोबिलिटी इंपैक्ट हो जाती है। तो इन सभी चीजों से आप बचें। अब हम चर्चा करते हैं ट्रीटमेंट की। यदि आप स्टेज 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में हैं तो देखिए सामने एक्सरे, आपके घुटने इस प्रकार के दिखाई देंगे, जिसके अंदर आपकी दोनों गादियों के बीच में गैप थोड़ा कम होने लगेगा, और 90% केसेस में बोइंग डिफॉर्मिटी आना शुरू होती है। पूरी तरह से नहीं आती, इसकी शुरुआत होती है, अंदर की तरफ कार्टिलेज का गैप घटने लगता है। तो जो आपका वेट बेयरिंग एक्सिस है बॉडी का, वो चेंज होने लगता है। ये आपके घुटने की पूरी सरफेस है, ये अंदर की, ये बाहर की। तो आपका मोर ओवर वेट सेंटर से निकलना चाहिए, सेंटर के थोड़ा अंदर से। तो ये होता क्या है? जब आपकी अंदर की गादी पर ज्यादा दबाव आने लगता है तो ये साइड अंदर की तरफ दबती है, घुटना बाहर की तरफ जाता है, तो बोइंग डिफॉर्मिटी आती है। तो जैसे जैसे ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ एक्सिस है अंदर की तरफ प्रेशर मारेगा, ये कार्टिलेज तेजी से घिसना शुरू होती है। तो इस पैरों में आने वाले टेढ़ेपन को जो स्टेज 2 में शुरू होता है, उसे आने से रोकें। कैसे रोकेंगे? इसके लिए चप्पल में हील पैड लगाएं, जूते में हील पैड लगाएं। देखिए सामने में आपको बोइंग डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए चप्पल जूते में हील पैड दिखा रहा हूं, जो स्टेज 2 में लगाना शुरू करें।
अगर आपको नॉकनी डिफॉर्मिटी है तो इसके रिवर्स लगाएं, वो भी मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। तो पहला तरीका बचाव का क्या हो गया, हील पैड। तो 90% क्या होता है, बोइंग डिफॉर्मिटी। अब बोइंग को रोकने के लिए दूसरा तरीका क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं नी की, तो एक्सरसाइज करते पर दोनों घुटनों को आपस में सटा करके फिर स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज करें, जैसा सामने वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। और दोनों घुटनों के बीच में एक कॉपी फंसा लें, जिससे आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे थाई के, और आपके घुटने बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज करें। इसके साथ में जो रूटीन 5 एक्सरसाइज है, मैं एक अगला वीडियो चाहिए तो अलग से बनाऊंगा, या अपने पुराने ही वीडियो को री इंस्टॉल करूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें आप वो 5 एक्सरसाइजेस दोबारा से सीख सकें। तो वो एक्सरसाइजेस करें जिससे पैरों में टेढ़ापन ना बढ़े। तो ये स्टेज 2 की बात हो रही है। हाँ, तो पहला कौन सा हो गया कि आप इंसोल लगाएं, दूसरा क्या हो गया, आप एक्सरसाइज करें, तीसरा क्या है, बेल्ट यूज करें। बेल्ट लगा के रेस्टिंग के टाइम पर आप बैठेंगे तो आपके पैरों के अंदर टेढ़ापन नहीं आएगा। और इसके पहले अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन घटाएं। वजन घटाने का तरीका क्या है, फास्टिंग करें, 2 टाइम खाना खाएं, 1 टाइम का खाना छोड़ दें, चाहे तो आप ब्रेकफास्ट छोड़ दें या फिर डिनर छोड़ दें, तो आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो घुटनों पर प्रेशर नहीं आएगा। तो वापस हम लौटते हैं पैरों के टेढ़ेपन को रोकने के लिए। फिर यहां पर मैं आपको ब्रेस की सलाह तो नहीं दूंगा, पर इस प्रकार का नी सपोर्ट जिसमें साइड में मेटेलिक स्ट्रिप या फाइबर की प्लास्टिक की स्ट्रिप्स होती हैं, जो आपके घुटने के टेढ़ेपन को बढ़ने से रोकती हैं। तो इस प्रकार का नी हिंज सपोर्ट यूज करना शुरू करें, जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे। हालांकि इस स्टेज में, स्टेज 2 में ब्रेस की जरूरत नहीं है, पर कुछ लोग नॉर्मल सॉक्स के जैसा नी सपोर्ट यूज करते हैं। ये आपके बढ़ते हुए घुटने के टेढ़ेपन को रोक नहीं पाता, तो ये करें। तो अब तक मैंने क्या क्या आपको बताया पैरों के टेढ़ेपन को रोकने के लिए, पहला हील पैड, दूसरा एक्सरसाइजेस, तीसरा बेल्ट का यूज, चौथा नी सपोर्ट। ये 4 काम करेंगे तो आप अगली स्टेज में, स्टेज 3 में जाने से बचेंगे। इसके साथ आपको क्या करना है, जो जनरल प्रोटोकॉल है, पहला वेट मैनेजमेंट करना है, एक्सरसाइजेस तो रेगुलर करनी है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं, जिसमें अनवांटेड वॉक, अनवांटेड सीढ़ियां चढ़ना, देसी टॉयलेट का यूज करना, पालती मार करके बैठना, ये सब अवॉइड करना है। फिर हल्का गर्म सिकाई करना है जोड़ों की, अगर दर्द ज्यादा होता है तो। फिर इसके साथ में आपको उन सप्लीमेंट्स का सेवन करना है जो मैं आपको गाइड करता हूं। जॉइंट फ्रेश, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का एक रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है टेरोस्पर्मिन सी, जो आपकी कार्टिलेज को रिपेयर करता है, रिजुविनेट करता है, जिससे उसकी थिकनेस घटना रुकती है। तो सामने देखिए, 1 साल लगातार जॉइंट फ्रेश के इस्तेमाल के बाद में जो घुटनों का एक्सरे है आपको सामने दिख रहा है, इसमें थिकनेस इंप्रूव हुई है। मरीजों में या तो कार्टिलेज की थिकनेस इंप्रूव होती है या फिर थिकनेस वैसी ही रहती है, मतलब डिटोरिएशन रुक गया, तो वो भी एक पॉजिटिव चेंज है। इसके साथ में 4 स्टेप का सेवन करें, जो आपके घुटने की सूजन और दर्द को कम करता है। फिर बोन के सपोर्ट के लिए कैल्शियम और विटामिन डी लें। तो ये पूरा कॉम्बो जब काम करता है तो आपके आर्थराइटिस की प्रोग्रेस रुक जाती है और आप स्टेज 3 में जाने से बचते हैं। अब अगर आप स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं, जिसमें देखिए घुटने में बोइंग डिफॉर्मिटी काफी अधिक आ गई है, या फिर 10% लोगों में नॉकनी डिफॉर्मिटी काफी अधिक बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में फिर आपको ब्रेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो आपके बोइंग को या नॉकनी को करेक्शन में लेके जाए। तो जो ट्रीटमेंट स्टेज 2 का है वही स्टेज 3 का है। खाली चेंज क्या आया कि आपको नी हिंज सपोर्ट की जगह पर नी ब्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आप स्टेज 4 में जाकर के सर्जरी कराने से बच सकें। तो इसके साथ में दवाइयां सेम रहेंगी, जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या दवाइयों में वेज नॉन वेज नहीं देखते, तो आप जॉइंट फ्रेश पाउडर के साथ में 4 स्टेप टैबलेट लें, हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी लें। और यदि आप
प्योर वेजिटेरियन चाहते हैं तो जॉइंट फ्रेश या ऑनटोस टैबलेट, साथ में 4 स्टेप और फिर कैल्शियम विटामिन डी लें। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जिनको स्टेज 1 और स्टेज 2 में है, तो वो लोग 4 स्टेप और जॉइंट फ्रेश का इस्तेमाल आखिर कब तक करें। देखिए, इनिशियल स्टेज में जब आप जाते हैं, आपका दर्द, सूजन, आपके मूवमेंट ये सारे रिकवर होने के बाद में फिर जब आपका दर्द 80-90% कम हो जाता है, तब बजाय 4 स्टेप और जॉइंट फ्रेश दोनों लेने के, आप अगर एक अकेला जॉइंट फ्रेश या ऑनटोस भी लेते हैं तो आपको आर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को और अपनी लाइफ को नॉर्मल रखने में पूरी मदद मिलती है। आपको ज्यादा दवाइयों के सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती और कैल्शियम विटामिन डी आप अपने हड्डियों के सपोर्ट के लिए लेते हैं। अब यदि आप स्टेज 4 में पहुंच चुके हैं तो फिर मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा कि आप एक अच्छे सर्जन को देख करके टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करा करके ले, वही आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है। इसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइजेज अच्छे से सीखेंगे। जो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं वो, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने की जो एक्सरसाइज है वो, और इसके साथ में हम दूसरे प्रकार की आर्थराइटिस के ऊपर भी चर्चा करना शुरू करेंगे अगले वीडियो से। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।